हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो हम वापस लेके आए हैं ज्योग्राफी की क्लास और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वायु या पवन द्वारा निर्मित स्थल रूपों के बारे में। मतलब पवन कौन कौन से स्थल रूपों का निर्माण करती है वो हम पढ़ने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, जो भी लाइव हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एक बार। ठीक है। तेरी बातों में ये धड़कता है दिल मेरा, धड़कता है दिल मेरा, तू ही बता मैं क्या अब करूं। चलो, दिल धड़कने दो भाई साहब। चलो ठीक है, हम पवन द्वारा निर्मित स्थल रूप पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप, और नदी के द्वारा किस किस तरीके के स्थल बनते हैं, नदी किस तरीके के काम करती है, कौन कौन से अपर्दनात्मक काम करती है, कौन कौन से निक्षेपात्मक काम करती है, सब कुछ फुल डिटेल से पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वायु या पवन द्वारा निर्मित स्थल रूप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड फॉर्म मेड बाई विंड। ठीक है, बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ेंगे। दिमाग को सीधा सीधा फोकस कर दो इस डिस्प्ले के ऊपर और लग जाओ अब मेरे साथ। देखो, सबसे पहली बात, पवन द्वारा वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को मरुस्थलीय स्थलाकृति या एरिड टोपोग्राफी कहते हैं। सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखो कि पवन द्वारा या वायु द्वारा, पवन द्वारा या वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को मरुस्थलीय स्थलाकृति या एरिड टोपोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए कि मरुस्थलीय स्थलाकृति कौन सी है, तो ध्यान रखना जो स्थलाकृतियाँ पवन द्वारा बन रही हैं, वायु द्वारा बन रही हैं, वो सारी की सारी क्या हैं, मरुस्थलीय स्थलाकृति हैं। अब इनको मरुस्थलीय स्थलाकृति क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई साहब ध्यान रखना, पवन जो अपना अपर्दनात्मक, पवन अपना परिवहन का और पवन अपने निक्षेपण का काम केवल मरुस्थलीय क्षेत्र में कर सकती है। क्योंकि जिस क्षेत्र में बरसात होती है वहाँ पर मिट्टी, वहाँ पर चट्टानें क्या होती हैं, जमी हुई होती हैं। तो जमी हुई मिट्टी को हवा नहीं उड़ा के ले जा सकती। हवा कौन सी मिट्टी को उड़ा के लेके जाती है? जो ऊपर है, जो मतलब जमी हुई नहीं है, जैसे बालू मिट्टी। जब आंधी आती है तो आपने भी देखा होगा, जिस क्षेत्र में बालू की टीले हैं, बालू मिट्टी है, वहाँ पर ज़्यादा तेज़ आंधी आती है। जिस साइड बालू मिट्टी कम है, काली मिट्टी है, वहाँ पर आंधी में मिट्टी की मात्रा थोड़ी कम होती है। ठीक है, क्योंकि मिट्टी उसी ही मिट्टी को उड़ा पाती है जो क्या है, खुली हुई है, मतलब जो जमी हुई नहीं है। तो इसलिए पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को मरुस्थलीय स्थलाकृति भी कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, मेरे अपने चेहरे को और छोटा कर लेता हूँ मैं, इतना चेहरा रखूँ नहीं, बिल्कुल छोटा कर लेता हूँ मैं, बस इतना सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक प्यारी बात लिखी हुई है, धरातल पर मिलने वाली स्थलाकृतियों में वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का क्षेत्र सर्वाधिक है। सबसे शानदार बात लगी मेरे को ये वाली कि धरातल पर मिलने वाली समस्त स्थलाकृतियों में वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का क्षेत्र सर्वाधिक है। ठीक है, इन स्थलाकृतियों का विस्तार धरातल के 30% भाग या 1/3 भाग पर है। ठीक है, विश्व में जितनी भी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, वो चाहे पवन द्वारा हो, चाहे नदी द्वारा हो, चाहे हिमनद द्वारा हो, चाहे भूमिगत जल द्वारा हो, चाहे परिहिमानी द्वारा हो, चाहे सागरीय तरंग द्वारा हो, इन सभी 6 स्थलाकृतियों में देखी जाए तो सबसे ज़्यादा मिलती हैं वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति, जो संपूर्ण स्थलाकृतियों का 30% भाग या 1/3 भाग पर विस्तृत है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो भाई साहब, दूसरी बात करें, ये स्थल रूप सर्वाधिक या मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप के सहारा एवं कालाहारी स्थानों में पाए जाते हैं। और ये जो पवन द्वारा निर्मित स्थल रूप है ना प्यारे साथियों, ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में या अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में। जो अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल है, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थल रूप पाए जाते हैं ये वाले। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसी मरुस्थल में सबसे ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं, तो आपको पता है कि बालू मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। तो ये दोनों मरुस्थल ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बरसात पता नहीं कब हुई थी। इन यहाँ के लोगों को नहीं पता कि बरसात कब हुई थी, और होती है तो बिल्कुल नाम मात्र होती है।
तो यहाँ की मिट्टी बिल्कुल शुष्क है, बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी है, वो बिल्कुल भी जमी नहीं है। तो यहाँ पर मिट्टी को उड़ाने में मजा आता है, हवा को कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, थोड़ी सी हवा आएगी तुरंत उड़ के चली जाएगी। वहाँ पर आप ऐसे मिट्टी में फूंक भी मारोगे ना, तो भाई साहब खुद का पूरा पूरा चेहरा है जो मिट्टी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो, वायु द्वारा अपर्दनात्मक काम। यदि वायु द्वारा अपर्दनात्मक कार्यों की बात की जाए कि भाई साहब पवन कौन कौन से अपर्दनात्मक कार्य करती हैं, देखो इंग्लिश के वर्ड आपको ध्यान में रखना है। एक होता है अपवहन, डिफ्लेशन, एक होता है अपघर्षण, एब्रेशन या कैरोजन, एक होता है सन्निकर्षण, अट्रेशन। तो वायु द्वारा अपर्दनात्मक कार्य कौन कौन से हैं? अपवहन है, इंग्लिश का याद करना, अपघर्षण है, इनको इंग्लिश में भी याद करना, सन्निकर्षण है, इनको इंग्लिश में भी याद करना। ठीक है, क्योंकि पेपर में बहुत सारी बार आजकल चालाक बन गया है वो बंदा, इसी को हिंदी में लिख देता है वो। ठीक है, तो वायु द्वारा अपर्दनात्मक कार्य कौन कौन सा है? अपवहन है, अपघर्षण है, सन्निकर्षण है। अब यहाँ पर सबसे यूनिक बात बैठती है भाई साहब, ये वाली, क्योंकि ये वाले दोनों काम हैं जो नदी में भी होते हैं। जो नदी के अपर्दनात्मक कार्य होते हैं उनमें भी अपघर्षण होता है, उनमें भी सन्निकर्षण होता है। लेकिन अपवाहन एक ऐसा कार्य है वायु द्वारा किया गया, मतलब अपवाहन वायु द्वारा किया गया एकमात्र ऐसा कार्य है जो इसके अलावा किसी के द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, ऐसे कुछ कार्य आएंगे जो स्पेशली, जैसे हिमनद द्वारा एक काम होता है उत्पाटन का। किसका? उत्पाटन का। वो काम केवल हिमनद करता है, ऐसे ही अपवाहन का काम केवल वायु करती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखो, अपवाहन का मतलब क्या होता है? मतलब बिल्कुल सिंपल सा शब्द है अपवाहन। मैं बता देता हूँ भाई लोगों, आपको टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। अपवाहन, सॉरी, देखो अपवाहन क्या होता है, सॉरी क्या हो रहा है भाई, तो अपवाहन, अपवाहन क्या होता है? अपवाहन शब्द के बारे में देखी जाए तो भाई साहब जो अपवाहन शब्द है वो लैटिन भाषा के डिफ्लेयर से मिलकर बना हुआ है। किसे? डिफ्लेयर से। अपवाहन शब्द लैटिन भाषा के डिफ्लेयर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और डिफ्लेयर का मतलब होता है उड़ाना। क्या होता है? उड़ाना। तो अपवाहन शब्द लैटिन भाषा के डिफ्लेयर से मिलकर बना हुआ है, और डिफ्लेयर का मतलब होता है उड़ाना। तो डायरेक्टली हम ये याद रखो, अपवाहन का मतलब होता है उड़ाना। तो वायु क्या करती है? मिट्टी को उड़ा के लेके जाती है। ठीक है, और मरुस्थलीय क्षेत्र में जितने भी स्थल रूप बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? क्या होंगे? स्थल रूप ही होंगे, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो अपवाहन का मतलब होता है डिफ्लेयर, लैटिन भाषा का शब्द है, सॉरी दोबारा से देखना, अपवाहन शब्द लैटिन भाषा के डिफ्लेयर से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है उड़ाना। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं आप लोगों की दया से। ठीक है, इस क्रिया के द्वारा पवन असंगठित, असंगठित का मतलब होता है बिखरी हुई, मतलब वो संगठित नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है, असंगठित है, बिखरी हुई है, जुड़ी हुई नहीं है, चट्टानी कणों को उड़ाकर दूर ले जाती है। जो असंगठित, जो बिखरे हुए चट्टानी कण हैं उनको उड़ाकर दूर ले जाती है, जिसके फलस्वरूप धरातल पर गर्तों का निर्माण होता है। और जब हवा असंगठित चट्टानी कणों को उड़ा कर लेके जाएगी तो उसके फलस्वरूप क्या होगा? धरातल पर विभिन्न प्रकार के गर्तों का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि सपोज डैट ये कोई हमारा प्यारा सा धरातल है, ठीक है, और इस धरातल पर यदि कोई भी हवा चली और उसने क्या किया भाई साहब, यहाँ से किसी भी असंगठित चट्टानी कणों को उड़ा कर लेके चली गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खड्डा पड़ जाएगा। यहाँ से उड़ा के लेके चली गई तो यहाँ खड्डा पड़ जाएगा, यहाँ से लेके चली जाएगी तो यहाँ खड्डा पड़ जाएगा। तो इससे क्या होता है? धरातल पर गर्तों का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लो, मिस्र में एक गर्त है कतारा गर्त। कौन सा है? कतारा गर्त। नेट जेआरएफ के पेपर में तो पूछा नहीं अभी तक, कॉलेज लेक्चरर के पेपर में पूछा हुआ है, लेकिन राजस्थान में नहीं, अदर स्टेट के में पूछा हुआ है कि कतारा गर्त कहाँ पर है। तो कतारा गर्त है जो मिस्र में है। ठीक है, ऐसे भी पूछ लेता है कि कतारा गर्त का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? नदी द्वारा, हिमनद द्वारा, वायु द्वारा या सागरीय तरंग द्वारा। तो हमें पता होगा कि कतारा गर्त मिस्र में बन रहा है, पवन के द्वारा बन रहा है।
ठीक है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में ऐसे गर्त पाए जाते हैं। और यदि दक्षिण पश्चिमी अमेरिका की बात की जाए तो वहां पर तो भाई ऐसे गर्त बहुत सारे पाए जाते हैं। क्या होता है? दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका में तो ऐसे गर्त बहुत सारे पाए जाते हैं, असंख्यक पाए जाते हैं, अनगिनत पाए जाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब एक शब्द होता है अपघर्षण। वैसे मेरे को यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं थी। अपघर्षण का मतलब जो नदी में होता है वही पवन में होता है। अपघर्षण का मतलब वही हिमनद में होगा, वही भूमिगत जल में होगा, वही परिहिमानी में होगा और वही सागरीय तरंगों में होगा। ठीक है, बस अंतर इतना सा होगा। वहाँ पर यदि कहीं नदी शब्द का यूज है, यहाँ पर पवन का हो जाएगा, अगले में सागरीय तरंगों का हो जाएगा। ठीक है, तो अपघर्षण का मतलब होता है क्या? उखेड़ना। उखेड़ना मतलब उखाड़ कर लेके जाना। तो इस क्रिया द्वारा बालू कणों से युक्त पवन चट्टानों को घिसकर चिकना कर देते हैं एवं काट छाट कर विभिन्न आकृतियों का निर्माण करती है। मतलब चिकना कब करेगी? जब कोई भी चट्टान चिकनी कब होगी? जब उसकी जो ऊबड़ खाबड़ है, जो ऊबड़ खाबड़ सतह है उसकी, या जो ऊबड़ खाबड़ भाग है, वो जब समाप्त हो जाएंगे। और वो ऊबड़ खाबड़ भाग समाप्त कब होंगे? जब उनको पवन उड़ा कर लेके चली जाएगी। ठीक है, तो कोई भी चट्टान है उसके जो ऊबड़ खाबड़ भाग है उनको पवन उड़ा के लेके चली जाती है, उनको उखेड़ कर लेके चली जाती है, उनको तोड़ कर लेके चली जाती है। और बाद में वो चट्टान बिल्कुल क्या होती है? चिकनी रह जाती है, बिल्कुल सपाट हो जाती है। और धीरे 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 वहां से भी वो काट छाट करती रहती है। ऐसे नहीं कि चलो बिल्कुल अब बिल्कुल कोई भी ऊबड़ खाबड़ नहीं है तो अब वो कुछ नहीं करेगी, तो भी भाई रेगुलर काम चलता रहता है ये उखेड़ने का। तो ठीक है, तो अपघर्षण का मतलब आपको केवल एक चीज ध्यान रखना है, उखेड़ कर लेके जाना, तोड़ कर लेके जाना। ठीक है, बस ये ध्यान रख लो आप। उसके बाद होता है सन्निकर्षण। सन्निकर्षण में आपको एक ही शब्द याद रखना है कि यहाँ पर जो कण उड़कर जा रहे हैं ना, वहां पर तो क्या था? नदी में क्या था? नदी में सन्निकर्षण में क्या होता था कि जो कण बह के जा रहे हैं वो आपस में टकरा रहे हैं और उससे नए छोटे छोटे कणों का निर्माण हो रहा है। पवन में क्या हो रहा है कि जो कण उड़ के जा रहे हैं वो कण आपस में टकरा रहे हैं और उनसे फिर कई छोटे छोटे कणों का निर्माण हो रहा है, वो सन्निकर्षण है। तो दोबारा से देख लो, सन्निकर्षण में क्या होते हैं कि जो कण उड़ के जा रहे हैं या जो कण बह के जा रहे हैं तो वो चट्टानी टुकड़े ही आपस में टकराते हैं। ठीक है, सपोज डैट ये कोई रास्ता है, यहाँ से पवन बह रही है और यहाँ से ये दो चट्टानी टुकड़ों को उड़ा के लेके जा रही है। जब ये दोनों चट्टानी टुकड़े आपस में टकराएंगे तो उससे क्या होगा? एक नया चट्टानी टुकड़ा बनेगा। क्योंकि ये दोनों चट्टानी टुकड़े जब आपस में टकराएंगे तो टकराने से क्या होगा? कुछ कुछ दोनों का भाग टूटेगा, नए चट्टानी टुकड़े बनेंगे। तो ये प्रोसेस सन्निकर्षण में होता है। नदी में ये बहने से हो जाता है, पवन में ये उड़ने से हो जाता है। लेकिन मतलब यही है, सन्निकर्षण का मतलब आपको समझना है। बस अपघर्षण में जैसे आपने याद किया है कि तोड़ना, उखेड़ के लेके जाना, विघटित करना, वैसे सन्निकर्षण में आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर चट्टानी टुकड़े ही आपस में टकराते हैं। परिवहन के दौरान, आवागमन के दौरान, आवागमन ही होता रहता है, नदी में भी उनका आवागमन हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, हम मान लेते हैं। पवन में भी ये हो रहा है, पवन यहाँ से उड़ाकर यहाँ लेके जा रही है, यहाँ से उड़ाकर यहाँ लेके जा रही है। तो सन्निकर्षण में क्या होता है कि यहाँ पर चट्टानी टुकड़े परिवहन के दौरान आपस में टकराते हैं, उनसे कुछ नए टुकड़ों का निर्माण होता है, कुछ नए कणों का निर्माण होता है। अब ऐसे तो है नहीं कि भाई चलो n+n टकराया उससे कुछ और बना, ऐसे नहीं। ये दो चट्टानी टुकड़े आपस में टकराते हैं, इन्हीं में से कोई से का जो कमजोर भाग होता है वो टूट जाता है, फिर नए का निर्माण हो जाता है। फिर इसका कोई कमजोर भाग है वो टूट जाता है, फिर इससे कोई नया निर्माण हो जाता है। तो ऐसा प्रोसेस चलता है। तो सन्निकर्षण में आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो चट्टानी टुकड़े वो आपस में टकराते हैं और उनमें से, उन दोनों चट्टानी टुकड़ों में से कोई भी जो कमजोर भाग होता है वो टूट जाता है और उससे एक नए भाग का निर्माण होता है। ठीक है, तो सन्निकर्षण में आपको ध्यान रखना है कि चट्टानी टुकड़े आपस में टकरा रहे हैं परिवहन के दौरान। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वायु द्वारा अपरदनात्मक कार्यों को प्रभावित करने वाले कारक, कि भाई साहब कौन कौन से कारक है जो वायु के द्वारा जो अपरदनात्मक कार्य उसको प्रभावित करते हैं। ये हमने नदियों में भी पढ़ा था, वहां पर उसके कार्य थे, यहाँ पर इसके कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम वायु द्वारा अपरदनात्मक कार्यों को प्रभावित करने वाली दशाएं देखें तो एक होता है पवन वेग। पवन वेग का मतलब होता है
जितनी तेज हवा चलेगी वो उतने ही तेज सामान को उठा के लेके जाएगी, कोई भी हो। जैसे बहुत सारी बार तूफान आते हैं, पेड़ों को तोड़ देते हैं, मकानों की छत उड़ के चली जाती है, होता है ना बहुत सारी बार। तो अपरदनात्मक कार्य कब होगा? ज़्यादा अपरदनात्मक कार्य कब होगा? जब पवन का वेग तेज होगा। जितना ज़्यादा पवन का वेग होगा उतना ही ज़्यादा अपरदनात्मक कार्य होगा। रेत तथा धूलिकण की मात्रा तथा स्वभाव। अब आप ऐसे तो सोचोगे नहीं कि स्वभाव का मतलब क्या है कि चलो यार आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं उठ के नहीं जाऊंगा, ऐसे तो हो नहीं सकता। हवा आई, हवा ने पूछा यार आज मेरा मन कर रहा है तेरे को उड़ा के लेके जाने का। मिट्टी के कण ने बोला अरे नहीं यार तू जा आज, यार आज मेरा मूड खराब है। वैसे ऐसे तो है नहीं स्वभाव का मतलब। यहाँ स्वभाव का मतलब है कि जो चट्टान के ऊपर से हवा बह रही है उस चट्टान का स्वभाव कैसा है। वो चट्टान कोमल है या वो चट्टान कठोर है या मजबूत है। कोमल होगी तो उसके साथ उठ के चली जाएगी, टूट के चली जाएगी। मजबूत होगी तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भाई तू बहती रहे मेरे कुछ नहीं पड़ने वाला फर्क, मैं बहुत मजबूत हूँ। शैलों की संरचना बिल्कुल वही बात है। कुछ चट्टानें कठोर होती हैं, कुछ चट्टानें कोमल होती हैं। कोमल चट्टानों का जल्दी अपरदन हो जाता है, वो जल्दी टूट के चली जाती हैं। कठोर चट्टानें होती हैं उनको तोड़ने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। बस इतना सा अंतर है। जलवायु, जलवायु का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जिस क्षेत्र में, अब मैंने पहले बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि पवन द्वारा निर्मित स्थल रूपों को मरुस्थलीय स्थल रूप भी कहते हैं। क्यों कहते थे वहाँ पर उनको मरुस्थलीय स्थल रूप? क्योंकि पवन ज़्यादा बेस्ट तरीके से काम उस क्षेत्र में कर सकती है जहाँ पर हवाएं, वो जहाँ पर बरसात कम होती है, जहाँ पर आर्द्रता कम है। ठीक है, ध्यान से सुनना। हवाएं, वायु या पवन अपरदनात्मक कार्य उस क्षेत्र में ज़्यादा कर सकती है जहाँ पर क्या है, मिट्टी खुली हुई है, जमी नहीं है, जहाँ पर बरसात कम हो रही है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि वहाँ पर काली मिट्टी है, काली मिट्टी को नहीं उठा के लेके जा सकती क्योंकि वो जमी हुई है। बालू मिट्टी है, बरसात भी कम होती है बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में, क्योंकि बालू मिट्टी मुख्यतः उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर मरुस्थल रहते हैं। ठीक है, वो खुली हुई भी रहती है तो हवा के साथ उड़ के चली जाती है। ठीक है, और विषुवतीय रेखीय क्षेत्र होता है जहाँ पर वायु बहुत कम प्रभावी होती है, क्योंकि वहाँ पर बरसात इतनी ज़्यादा होती है कि जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, वो बिल्कुल सदा चिपकी हुई होती है, गीली रहती है अच्छे से, तो वो किसी को उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो मतलब ऐसे काम तो वहाँ भी होता है, अपरदन का काम तो वहाँ पर भी होता है वायु के द्वारा, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, ये था जलवायु का प्रभाव। कुछ प्यारी प्यारी बातें हैं, पढ़ लो, काम की बातें हैं। ठीक है, और देखो इन वीडियोज़ को तो सभी देख लो। जब नेट जेआरएफ का पेपर का 1 महीना बचेगा तब मैं बताऊंगा कि कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है, बिल्कुल फिक्स। ठीक है, और यहाँ पर भी कोई आरसी हो, उसका टारगेट केवल नेट जेआरएफ ही हो, तो उसको मैं बता दूंगा कि ये जो अपरदनात्मक स्थिति हैं इनमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ये सारी बातें तो आपको ध्यान में रखनी है। आगे जो मैं स्थलाकृति बताऊंगा, अपरदनात्मक, निक्षेपात्मक, उनका केवल नाम याद कर लो, इसके अलावा उनके उपनाम याद कर लो बस। आपको ये ध्यान नहीं रखना कि जूगेन कैसे बन रहा है, ड्राइकांटर कैसे बन रहा है, वी आकार की घाटी कैसे बनती है, ये बातें नहीं ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत प्यारी बात लिखी हुई है यहाँ पर, मैं अभी बता रहा था जो ये बात। उच्च तापमान वाले मरुस्थलीय भागों में पवन द्वारा अपरदन अधिक सक्रिय होता है। बिल्कुल सही बात, उच्च तापमान वाले मरुस्थलीय भागों में, मरुस्थल का मतलब होता है जहाँ पर बरसात नहीं होती, तो उच्च तापमान वाले मरुस्थलीय भागों में पवन द्वारा अपरदन अधिक सक्रिय होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर मिट्टी खुली रहती है, सूखी रहती है, खुली रहती है, जमी हुई नहीं रहती। ठीक है, शुष्क एवं अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी क्षेत्रों में यांत्रिक या भौतिक तथा रासायनिक अपक्षय होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना अच्छे से कि शुष्क एवं अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी क्षेत्रों में यांत्रिक, जिसको हम भौतिक भी बोलते हैं, तथा रासायनिक अपक्षय होता है। ठीक है, शुष्क तथा शुष्क एवं अर्धशुष्क
उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी क्षेत्रों में यांत्रिक या भौतिक तथा रासायनिक अपक्षय होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि शुष्क एवं अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी क्षेत्रों में कौन सा अपक्षय सर्वाधिक होता है? तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा होता है यांत्रिक अपक्षय, जिसको हम भौतिक अपक्षय भी बोलते हैं। उसके बाद होता है रासायनिक अपक्षय। ठीक है। तीसरा होता है प्राणी वर्गीय जैविक अपक्षय, जो सबसे लास्ट में होता है, सबसे कम होता है। ठीक है। आगे देखो, अपक्षय की क्रियाओं पर दैनिक तथा मौसमी तापांतर तथा आर्द्रताओं में विषमताओं का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जो अपक्षय की क्रियाएं होती हैं, इनके ऊपर दैनिक तथा मौसमी तापांतर, तापांतर का मतलब क्या होता है? तापमान का अंतर। दैनिक तापांतर का मतलब होता है दिन और रात के तापमान का अंतर। मौसमी तापांतर का मतलब होता है पूरे साल के तापमान का अंतर। जैसे गर्मियों में सबसे अधिक तापमान होता है, सर्दियों में सबसे कम तापमान होता है। तो ये तो क्या हो गया हमारा मौसमी तापांतर हो गया। दैनिक तापांतर, दिन में अधिक तापमान होता है, रात को कम तापमान होता है। ठीक है। तो दिन रात के तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। पूरे साल के न्यूनतम और उच्चतम तापमान के बीच के अंतर को मौसमी या वार्षिक तापांतर कहते हैं। ठीक है। आर्द्रता में विषमताओं का सर्वाधिक, आर्द्रता में विषमताओं का मतलब होता है ह्यूमिडिटी में अंतर। अधिक बरसात होगी तो वहाँ पर मिट्टी जमी हुई होगी, आर्द्र होगी। जहाँ पर बरसात कम होती है वहाँ पर क्या होगी? मिट्टी सूखी होगी, शुष्क होगी, खुली हुई होगी, जमी हुई नहीं होगी। ठीक है। तो अपक्षय की क्रियाओं के ऊपर दैनिक तथा मौसमी तापांतर, आर्द्रता की विषमताओं, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, बहुत प्यारी बात लिखी हुई है, इसमें से सबसे ज़्यादा ये है इंपॉर्टेंट, टेफोनी। बहुत सारी बार पेपर में पूछ चुका है, बहुत सारी बार, इसलिए इसको 3 बार राइट निशान लगा लो। मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है। अपक्षय की क्रियाओं द्वारा कुछ विशिष्ट आकृतियों की उत्पत्ति होती है। जो अपक्षय की क्रिया है उसके द्वारा कुछ विशिष्ट आकृतियों की उत्पत्ति होती है, जिसमें जैसे टेफोनी है, मरुवॉर्निस है, मरुक्रस्ट है। ठीक है। अपक्षय की क्रियाओं द्वारा कुछ विशिष्ट आकृतियों की उत्पत्ति होती है, जैसे टेफोनी है, मरुवॉर्निस है और मरुक्रस्ट है। डिजर्ट वॉर्निस, डिजर्ट कस्ट और टेफोनी। जहाँ पर मैं इंग्लिश शब्द लिख रखा हूँ, ध्यान रखना, वो इंग्लिश शब्द आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं ज़्यादा इंग्लिश शब्द यूज नहीं करता, लेकिन जहाँ इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूँ वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टेफोनी क्या होता है भाई साहब। इसके भी यहाँ पर भी 2-3 निशान ठोक दो, 3, 4, 5, जितने निशान लगाओ उतने कम है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बार पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अब सुनो ध्यान से। उष्ण शुष्क भागों में सिलिका युक्त सेलों में रासायनिक अपक्षय द्वारा निर्मित कंदरानुमा स्थल रूप को टेफोनी कहते हैं। उष्ण शुष्क भागों में सिलिका युक्त सेलों में रासायनिक अपक्षय द्वारा निर्मित कंदरा युक्त स्थल रूप को टेफोनी कहते हैं। ठीक है। ये बात ध्यान में आ गई। क्वेश्चन क्या पूछता है कि उष्ण शुष्क भागों में सिलिका युक्त सेलों में रासायनिक अपक्षय के द्वारा निर्मित कंदरानुमा स्थल रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्क्रब, बी टेफोनी, सी टेलिस, डी लेपेली। अब हमें पता नहीं क्या होगा, तो ध्यान रखना, इस स्थिति में आंसर आएगा टेफोनी। ठीक है। उसके बाद ये कॉलेज लेक्चरर के लिए नेट जेरफ वाले मत पढ़ना चाहिए इसको। ग्रेनाइट, बालू का पत्थर, रायोलाइट, बेसाल्ट आदि पर नमक अपक्षय द्वारा टेफोनी का निर्माण होता है। ग्रेनाइट, बालू का पत्थर, रायोलाइट, बेसाल्ट आदि पर नमक अपक्षय द्वारा टेफोनी का निर्माण होता है। ठीक है। फिर थोड़ा आगे बढ़ो। अब हम पढ़ते हैं क्रस्ट क्या होता है। ठीक है। क्रस्ट, डिजर्ट क्रस्ट, जिसको हम मरु क्रस्ट भी बोलते हैं, जल के नीचे जाने के कारण खनिज नीचे जाकर जमा होने लगते हैं। क्या होता है? जल के नीचे जाने के कारण खनिज नीचे जाकर जमा होने लगते हैं, उसे मरु क्रस्ट कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जल नीचे जा रहा है तो खनिज नीचे जाके कैसे जमा हो रहा है? अरे प्यारे साथियों, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है।
यहाँ पर क्या है, खनिज है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, जल नीचे की ओर रिस रहा है, ये जल नीचे की ओर रिस रहा है भाई साहब, जल नीचे की ओर रिस रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से इन खनिजों को बहाकर अपने साथ ले जाएगा नीचे की ओर, ठीक है। और जहाँ पर भी कठोर चट्टान आएगी जिसमें जल नीचे नहीं जा पाएगा, ये क्या है, सपोज दैट कोई कठोर चट्टान है और इस कठोर चट्टान के नीचे जल नहीं जा पा रहा, यहाँ से जल नहीं रिस पा रहा, तो क्या करेगा, ये जल अपने साथ बहा कर लाए हुए समस्त जो खनिज तत्व हैं उनको वो यहाँ पर जमा कर देगा, क्योंकि इससे नीचे तो खुद ही नहीं जा पा रहा, तो यहाँ पर जमा कर देगा। तो इस ही परत को क्या कहते हैं, मरुक्रस्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, और जब खनिज, बहुत सारे खनिज एक साथ हो जाते हैं तो वह क्या होता है, एक ठोस क्रस्ट का निर्माण होता है जिसे ड्यूरी क्रस्ट या मरु क्रस्ट कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, जो मरु क्रस्ट है, जो डेजर्ट क्रस्ट है, उसको ड्यूरी क्रस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूरी क्रस्ट भी बोलते हैं। तो डेजर्ट क्रस्ट को ड्यूरी क्रस्ट भी बोलते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लेके आते हैं एक नया ही, कुछ नया, ठीक है, कुछ नया। देखो प्यारे साथियों, सिल्क्रिट क्या है, परत है, खनिज तत्वों की क्या है, परत है। पानी के द्वारा रिस कर आए हुए खनिज जब एक अपारगम्य चट्टान से टकराते हैं और वो पानी के साथ रिस कर नीचे नहीं जा पाते हैं, तो वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे एक ठोस परत का निर्माण होता है, जिसको हम ड्यूरी क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, या डेजर्ट क्रस्ट कहते हैं, या मरु क्रस्ट कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये क्रस्ट किससे बनी है, खनिज तत्वों से बनी है। किससे, खनिज तत्वों से। तो हर चट्टान में, हर क्रस्ट में अलग अलग खनिजों की मात्रा अधिक होगी। जैसे सिल्क्रिस्ट, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। ऑलक्रिस्ट, उसमें एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। जिस क्रस्ट में फेरस की मात्रा अधिक होती है उसको फेरिक क्रस्ट कहते हैं। जिस क्रस्ट में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है उसको कालक्रिट कहते हैं। जिस क्रस्ट में जिप्सम की मात्रा अधिक होती है उसको जिपक्रिट कहते हैं। जिस क्रस्ट में सॉल्ट की मात्रा अधिक होती है उसको सालक्रिट कहते हैं, ठीक है। तो कॉलेज लेक्चरर वालों ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेट जेआरएफ वाले ध्यान मत रखना चाहे। सिल्क्रिस्ट में सिलिका की मात्रा अधिक, ऑलक्रिस्ट में एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक, फेरिक्रिस्ट में फेरस की मात्रा अधिक, कॉलक्रिट में कैल्शियम की मात्रा अधिक, जिपक्रिट में जिप्सम की मात्रा अधिक, सॉलक्रिट में सॉल्ट की मात्रा अधिक, ठीक है। फिर थोड़ा आगे बढ़ो, मरु वॉर्निस क्या होता है, बताओ भाई, मरु वॉर्निस क्या होता है, ये मैं बता देता हूँ। टेंशन नहीं लेने का, जब तक हम हैं तब तक टेंशन नहीं लो, साथ मिलकर पढ़ेंगे, बहुत गजब तरीके का स्कोर करेंगे प्यारे साथियों। अब हम मरु वॉर्निस पढ़ाते हैं आपको क्या होता है। पथरीले सतह पर पड़े बोल्डर, पेबुल या अन्य शिलाखंडों की, बोल्डर पेबुल क्या होते हैं, ये चट्टानी टुकड़े होते हैं एक तरीके से, ये मानो चट्टानी टुकड़े हैं, ये भी एक बोल्डर पेबुल क्या है, एक चट्टानी टुकड़े, ये मान के चलो आप, ठीक है। तो पथरीली सतह पर पड़े बोल्डर तथा पेबुल एवं अन्य शिलाखंडों की बाह्य सतहों पर लोह ऑक्साइड, सिलिका आदि का गहरे लाल या काले रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे मरु वॉर्निस कहते हैं। ध्यान से सुन लो एक बार दोबारा कि पथरीले सतह पर पड़े बोल्डर तथा पेबुल एवं अन्य शिलाखंडों की बाह्य सतहों पर लोह ऑक्साइड, सिलिका आदि का गहरे लाल या काले रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे मरु वॉर्निस कहते हैं, ठीक है। ये बातें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलेज लेक्चरर के लिए, नेट जेआरएफ के लिए नहीं है इतनी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भाई साहब पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थल रूपों के बारे में, कि भाई साहब पवन कौन कौन से स्थल रूपों का निर्माण कर रही है। तो देखो, उसी तरह से जैसे नदी में पढ़े थे, अपरदनात्मक स्थल रूप अपरदन के दौरान बनते हैं, निक्षेपात्मक स्थल रूप निक्षेपण के दौरान बनते हैं, डिपोजिशनल, एरोजनल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपरदनात्मक स्थल रूपों के बारे में। कौन कौन से हैं अपरदनात्मक स्थल रूप, अच्छे से याद रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखना।
क्योंकि पेपर वाला चालाक बन गया है, सबसे ज़्यादा यहीं से कंफ्यूज करता है वो, यहीं से वो हिंदी नाम नहीं देता, यहाँ से इंग्लिश नेम देता है वो। क्योंकि जो नदी द्वारा निर्मित स्थला करती थी वहाँ पर तो मोस्टली नाम हिंदी इंग्लिश के सेम थे, जैसे वी सैफ है, गॉर्ज है, कैनियन है, बिल्कुल सेम नाम चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों अलग हैं, इसलिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए इंग्लिश नाम जरूर याद करना यहाँ पर। ठीक है, देखो अपवाह बेसिन या वार्टगर्त, ब्लो आउट या डिफ्लेशन बेसिन, इंसेलबर्ग, छत्रशिला, मशरूम रॉक, कई बार पूछ चुका है मशरूम रॉक लिखकर, ऐसे लिख देता है मशरूम रॉक। ठीक है, तो मशरूम बोलते हैं किसको, छत्रशिला को। उसके बाद भूस्तंभ, डिमोसेल्स, बहुत सारी बार पूछ चुका है। जूगेन, जूगेन को जूगेन ही बोलते हैं। यार्डंग, यार्डंग को यार्डंग ही बोलते हैं। ड्राइकांटर, ड्राइकांटर को ड्राइकांटर ही बोलते हैं इंग्लिश में। जालक या जालीदार शिला, स्टोन लैटिक, स्टोन लैटिक, जालक या जालीदार शिला। पुल या खिड़की, ब्रिज या विंडो, पुल तथा खिड़की मतलब ब्रिज या विंडो। तो ये सभी अच्छे से ध्यान रखना है, कैसे भी करके, कुछ भी करके। ठीक है, सभी अच्छे से ध्यान रखना है, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको। अब उसके बाद बात करते हैं हम वॉटगर्त के बारे में। 2 4 5 जितने भी पढ़े जाएंगे वो सारे सारे पढ़ लेते हैं, बाकी हम आगे पढ़ लेंगे अगली क्लास में, टेंशन नहीं लेने का। अब देखो भाई साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं वॉटगर्त की। वातगर्त में क्या होता है, देखो एक बार ये पढ़ लो, फिर मैं डायग्राम से समझा दूंगा सब कुछ। देखो, पवन द्वारा असंगठित तथा ढीले कणों को उड़ा लिए जाने से निर्मित गर्त को अपवाह बेसिन कहते हैं। पवन द्वारा असंगठित तथा ढीले कणों को उड़ा ले जाने से निर्मित गर्त को अपवाह बेसिन कहते हैं। इनका निर्माण पवन द्वारा होता है। अपवाह बेसिन का निर्माण किससे हो रहा है, पवन द्वारा होता है। इसलिए पवन द्वारा निर्मित गर्तों को क्या कहते हैं, पवन गर्त कहते हैं, या वार्त गर्त कहते हैं, या ब्लो आउट कहते हैं। वार्त गर्त, ब्लो आउट, पवन गर्त या फिर अपवाह बेसिन, ये सारे नाम याद रखना एक ही हैं। ये अपवाह बेसिन जो है वही ब्लो आउट है, वही वार्त गर्त है, वही पवन गर्त है, वही वार्त गर्त है। ठीक है, ये बात तो सबसे पहले ध्यान रख लो आप। अब दूसरी बात ये भी ध्यान रख लो कि भाई साहब इसका जो आकार होता है वो तस्त्रीनुमा होता है, और ये मैंने बना दिया डायग्राम। अब इससे आप सब कुछ समझ जाओगे। ये हमारा क्या था, सपोज दैट पहले कोई धरातल इस तरीके से था, और यहाँ पर पहले कोई पवन बह रही थी, अभी भी बह रही है, वो पहले बह रही थी। ठीक है, अब भाई साहब जो ये वाला एरिया है ना, इसमें क्या है, कुछ असंगठित चट्टानें, मतलब हिली डुली हुई या कमज़ोर चट्टानें। अब हवा का यहाँ पर दाव पड़ गया, क्योंकि इस एरिया की जो चट्टानें हैं, ये वाली जो चट्टानें वो तो हैं क्या, मजबूत हैं, हवा की यहाँ पर पार नहीं पड़ी। लेकिन जो ये वाला एरिया था, यहाँ की चट्टानें कमज़ोर थी, यहाँ पर हवा के दाव चल गए। हवा ने क्या किया भाई साहब, यहाँ से टकराई इसको उठाने के लिए, फिर वो नीचे घूमी, फिर इस तरीके से घूम के और इस मिट्टी को उठा के लेके चली गई। कैसे लेके गई, दोबारा से देखो, यहाँ से ऐसे टकराई, कमज़ोर चट्टानें थी बिल्कुल, इसलिए इन्होंने मौका दे दिया कि ले भाई तू जिधर से जाए उधर से जा, और इस हवा ने मौके का फ़ायदा उठाया और ये इसके और भी नीचे से गई और मिट्टी को अपने साथ उठा कर लेके आ गई। जो वो असंगठित चट्टानें थी उनको अपने साथ उठा कर लेके आ गई, और यहाँ पर क्या बन गया, एक गर्त बन गया। क्योंकि यहाँ की सारी चट्टानें थी जो असंगठित, वो तो उड़ के चली गई, और यहाँ पर क्या बन गया, एक गर्त बन गया। और इसी गर्त को क्या बोल रहे हैं, वार्त गर्त बोल रहे हैं। समझ में आ गई बात, आ गई होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना। अमेरिका के ग्रेट प्लेन, मतलब अमेरिका का जो वृहद मैदान है, उसमें लघु आकार वाले अपवाह बेसिन को बेफेलो वालोस कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अमेरिका में अपवाह बेसिन को क्या कहते हैं, बेफेलो वालोस कहते हैं। मंगोलिया में वर्ताकार बेसिनों को क्या कहते हैं,
पांग कियांग कहते हैं। ठीक है, मंगोलिया में वृत्ताकार बेसिनों को क्या कहते हैं? पांग कियांग कहते हैं। ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। अमेरिका के ग्रेट प्लेन में लघु आकार वाली अपवाह बेसिनों को बैफेलो वॉलस कहते हैं। मंगोलिया में वृद्ध आकार वाले बेसिनों को पांग कियांग कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, क्या पूछता है मैं बताऊं। यहाँ पर लेता है लिस्ट फर्स्ट, यहाँ पर लिस्ट सेकंड। ठीक है, यहाँ लिस्ट फर्स्ट, यहाँ लिस्ट सेकंड। यहाँ पर 4 A B C D कै ख ग और घ। ठीक है, यहाँ पर देगा 4 स्थल रूप, जैसे एक तो दे दिया बैफेलो वॉलस दे दिया, एक व्याकार की घाटी दे दिया, एक ड्रमलिन दे दिया, एक स्टेलेक्टाइट दे दिया। इस साइड दे देगा पवन द्वारा, नदी द्वारा, हिमनद द्वारा, सागरीय तरंगों द्वारा। अब आप सोच रहे हो यार बैफेलो वॉलस क्या आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे भाई साहब, अफवाह बेसिन को ही अमेरिका में क्या बोल रहे हैं? बैफेलो वॉलस बोल रहे हैं। मंगोलिया में पांग कियांग बोल रहे हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना कि अफवाह बेसिन की ये 2 और नाम हैं, एक बैफेलो वॉलस है और दूसरा पांग कियांग है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गई होगी बात। चलो हम ये और पढ़ लेते हैं, फिर हम कल पढ़ेंगे बाकी का। इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग क्या होता है इसको भी देखो ध्यान से, फिर मैं डायग्राम से समझा दूंगा, एक बार ये देख लो। मरुस्थलों में अपक्षय तथा अपर्दन के कारण कोमल सेल आसानी से कट जाती हैं। मरुस्थलों में अपक्षय तथा अपर्दन के कारण कोमल सेल आसानी से कट जाती हैं, परंतु आगे देखो भाई, परंतु कठोर सेल के अवशेष भाग ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में बच जाते हैं और इस तरह के टीलों को या टापुओं को इंसेलबर्ग कहते हैं। मतलब यहाँ पर इन सभी लाइनों से आपको मतलब निकाला है आपने, या आपको 2 शब्द पकड़ में आए होंगे यहाँ से कि कोमल कोमल चट्टानें तो कट जाती हैं और जो ऊंचे टीलों के रूप में जो कठोर चट्टानें बच जाती हैं, तो उन टीलों को क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग कहते हैं। ये बात समझ में आई होगी आपको। इस पूरी लाइनों का मतलब क्या है कि कोमल चट्टानें तो कट जाती हैं, वो तो उड़ के चली जाती हैं, और जो कठोर चट्टानें थी वो टीलों के रूप में बच जाती हैं, क्योंकि उनको वो हवा नहीं उड़ा के ले जा पाई, तो वो टीलों के रूप में बच जाती हैं और उन टीलों को या उन टापुओं को क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग। मैं आगे डायग्राम में समझाऊंगा, टेंशन ना लेने का। इंसेलबर्ग है जो जर्मन भाषा का शब्द है, ये भी आप ध्यान में रखना, कॉलेज लेक्चरर वाली ध्यान रखना ज़्यादा। तो इंसेलबर्ग क्या है? जर्मन भाषा का शब्द है। इंसेलबर्ग का अर्थ देखा जाए कि भाई साहब इंसेलबर्ग शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है द्वीप दृश्य। क्या होता है? द्वीप दृश्य। पर्वत भी बोल सकते हैं, द्वीप भी बोल सकते हैं, या द्वीप या पर्वत भी बोल सकते हैं। तो जो इंसेलबर्ग शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है द्वीप दृश्य, पर्वत, द्वीप या द्वीपीय पर्वत। ठीक है, फिर थोड़ा आगे देखो। इसके आकार की बात की जाए तो भाई साहब जो इंसेलबर्ग का जो आकार होता है वो गुंबदाकार होता है। जैसे अफवाह बेसिन तस्तरी नुमा था, वैसे ही जो इंसेलबर्ग है वो गुंबद के आकार का है। अब देखो ये रहा गुंबद के आकार का। यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या है? ऊपर उठा हुआ भाग है। ठीक है, ये ऊपर उठा हुआ भाग है। ठीक है, ये आपको मानना है कि भाई ये ऊपर उठा हुआ भाग है, कुछ नहीं माने तो भी मान लेना। इसके चारों तरफ ये क्या थी? कोई मिट्टी फैली हुई थी, कोई चट्टान थी कमज़ोर वाली। ठीक है, अब हवा ने क्या किया? इस कमज़ोर वाली चट्टान को उड़ा के लेके चली गई। ठीक है, और ये जो कठोर चट्टानें थी वो यहीं की यहीं बची रह गई। और इन कठोर चट्टानों का जो आकार था वो सपोज दैट कैसे भी आकार का हो, मान लो कठोर चट्टानें इस आकार की थी, तो ऐसे तो है नहीं कि भाई कठोर चट्टानों का बिल्कुल भी अपर्दन नहीं होगा। जब यहाँ से पवन मिट्टी उठा के लेके जाएगी, यहाँ से मिट्टी उठा के लेके जाएगी, तो निरंतर प्रयास के द्वारा ये भाग भी कट जाएंगे। इसका ये वाला भाग कट जाएगा, इसका ये वाला भाग कट जाएगा, और बाकी का भाग कैसा बच जाएगा? एक गुंबद के आकार का बच जाएगा। कैसा बच जाएगा? एक गुंबद के आकार का बच जाएगा। और इस गुंबद के आकार का जो कठोर चट्टानी भाग है, इसे क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग कहते हैं।
ये हाल यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर ये 3 इंसेल वर्ग बच गए, बाकी जो ये चट्टानी भाग था, ये कमज़ोर चट्टानों वाला भाग था, ये बाकी का ये उड़कर चला गया। ठीक है, देखो इंसेल वर्ग सर्वाधिक कालाहारी मरुस्थल में मिलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो इंसेल वर्ग हैं सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर एक बहुत प्यारी बात लिखी हुई है, ध्यान से सुनना। इंसेलबर्ग शब्द का सबसे पहले अध्ययन बॉर्नहॉट नामक विद्वान ने किया था। इंसेलबर्ग का सर्वप्रथम अध्ययन बॉर्नहॉट नामक महोदय ने किया था, इसलिए इन्हें बॉर्नहॉट भी कहा जाता है। ठीक है, इंसेलबर्ग शब्द का सबसे पहले प्रयोग या इंसेलबर्ग का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? बॉर्नहॉट ने किया था, और इसलिए इन्हें बॉर्नहॉट भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंसेलबर्ग को ही बॉर्नहॉट कहते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2 प्यारी बातें लिखी हुई हैं, कॉलेज लेक्चर वाले ध्यान देना ज़्यादा, नेट जरफ वाले कम ध्यान देना इन बातों के ऊपर। ठीक है, पहली बात, किंग महोदय के अनुसार इंसेलबर्ग का निर्माण नदियों द्वारा अपरदन कार्य से होता है। भाई साहब बॉर्नहॉट ने जैसे बताया कि भाई साहब इनको हम इंसेलबर्ग कहते हैं, ये पवन द्वारा निर्मित होते हैं, तुरंत किंग महोदय में पारा छट गया कि भाई साहब तूने ये बात बोली, तू पॉपुलर होना चाहेगा, मैं भी होके दिखाऊंगा, मैं तेरे अपोजिट बात रखता हूँ। और किंग महोदय ने बोल दिया कि भाई ये तो पागल है, पवन के द्वारा नहीं बनते, ये नदी के अपरदन द्वारा बनते हैं। और आज पॉपुलर हो गए, चाहे इन्होंने गलत बताया लेकिन फिर भी पॉपुलर हो गए। ये था इनका मौके पर फ़ायदा उठाना। उत्तरी नाइजीरिया में इंसेलबर्ग ग्रेनाइट से बने होते हैं एवं गुंबद के आकार के होते हैं। यदि उत्तरी नाइजीरिया की बात की जाए तो उत्तरी नाइजीरिया के जो इंसेलबर्ग होते हैं वो ग्रेनाइट से बने होते हैं एवं गुंबद के आकार के होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा देखी जाए अल्जीरिया की, अल्जीरिया में क्या है? अल्जीरिया के इंसेलबर्ग लाल बलुआ पत्थर की चट्टानों से बने होते हैं, इनकी आकृति खंभों जैसी होती है। ठीक है, अल्जीरिया के इंसेलबर्ग हैं जो लाल बलुआ पत्थर की चट्टानों से बने होते हैं। दोबारा से सुन लो, अल्जीरिया के इंसेलबर्ग लाल बलुआ पत्थर की चट्टानों से बने होते हैं और इनकी आकृति खंभों जैसी होती है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों सारी बातें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, पेपर में यहाँ से कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, अब बचा छत्रकशिला, बाकी का जो सारा कंटेंट है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक का करें इंतज़ार, और यदि नदी द्वारा अपरदनात्मक स्थल रूप निक्षेपात्मक स्थल रूप आपने नहीं पढ़ा है तो पेड बैच ज्वाइन कर लो और पढ़ लो, कमाल मचाएंगे, धमाल मचाएंगे। पेड ग्रुप के कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, सबसे सस्ता बैच, सबसे बेस्ट बैच। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 7891350470। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स, बाय।